यह कहानी शुरू होती है एक नौजवान गांव की मुखिया शिया से, जो एक डरावने राक्षस को फंसाने के लिए खुद को चारा बनाती है। ज्यादा वक्त नहीं बीतता कि एक भयानक जीव वहां आ जाता है। जैसे ही शिया उस राक्षस को देखती है, वो बड़ी चालाकी से उसे एक पहले से तैयार जाल की तरफ ले जाती है। गांव वालों की मदद से वो उस राक्षस को मारने की कोशिश करते हैं, मगर वो बच निकलता है और अब उसकी नजर दोबारा शिया पर टिक जाती है। खतरा समझते हुए शिया भागती है, लेकिन भागते भागते एक खाई के किनारे पर फंस जाती है। आखिरी उम्मीद के तौर पर शिया का पिता, जो गांव का मुखिया है, अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। वो उस राक्षस को पकड़कर खाई में कूद जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। कहीं और एक साधु तांग अपने 3 शिष्यों के साथ पश्चिम की तरफ सफर कर रहे होते हैं। वो एक पुल से होकर एक दूर दराज गांव की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो गांव के गेट तक पहुंचते हैं, गांव वाले उन्हें देखकर तीर चलाने लगते हैं, क्योंकि उनके अजीब लुक्स की वजह से वो उन्हें कोई शैतान समझ बैठते हैं। तांग उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो तो बुद्ध के पवित्र ग्रंथों की तलाश में हैं, मगर गांव वालों की राक्षसों से नफरत बहुत गहरी होती है। अब गांव की नई मुखिया शिया अपने लोगों को हुक्म देती है कि तीर चलाते रहो। तभी वुकोंग, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा होता है, सामने आता है। वो बस अपनी लाठी एक बार हिलाता है और सारे तीर हवा में रुक जाते हैं। उसी वक्त एक सिंह राक्षस गांव की तरफ आता है, लेकिन वुकोंग उसे रास्ते में ही रोक लेता है। जब दोनों आमने सामने होते हैं तो एक दूसरे को पहचान लेते हैं, मगर जब बात शांति से सुलझती नहीं दिखती तो वुकोंग और सिंह राक्षस के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लड़ाई ज्यादा देर नहीं चलती, क्योंकि वुकोंग बड़ी आसानी से सिंह राक्षस को मात दे देता है और उसे खाई में गिरा देता है। वुकोंग की ये जबरदस्त जीत देखकर शिया का रवैया बदल जाता है और वो तांग और उसके साथियों को गांव में बुलाकर उनके सम्मान में एक शानदार दावत रखती है। गांव में एक अजीब सी मौत की हवा महसूस करते हुए वुकोंग और उसके साथी जू, बेजी, वुजिंग और तांग बेचैन हो उठते हैं। उनकी बेचैनी देखकर गांव का बुजुर्ग सामने आता है और सब कुछ बताने लगता है। वो बताता है कि ये गांव माउंट सियो के ठीक नीचे बसा हुआ है। यहाँ के लोग शियो कबीले के वंशज हैं, जो कभी शिकार और खेती करके शांतिपूर्वक जिंदगी बिताते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे धरती पर राक्षसों का कहर बढ़ने लगा और वो न सिर्फ ज्यादा खतरनाक होते गए, बल्कि चालाक भी बनते चले गए। 3 साल बाद इन राक्षसों ने राक्षसों से भी बुरी शक्ल ले ली, दानवों में तब्दील हो गए और अब 3 दानव राजाओं की हुकूमत माउंट सियो पर चल रही है, जो इंसानों का शिकार करते हैं। इन तीनों में शामिल हैं सिंह दानव, जो पहाड़ों को निगलने की ताकत रखता है, सफेद हाथी दानव, जिसने एक शिकार के दौरान शिया शाह की बड़ी बहन को पकड़ लिया था, और आखिर में गोल्डन बर्ड दानव, जिसे शिया ने कभी देखा नहीं, मगर कहा जाता है कि वो सबसे ताकतवर है, क्योंकि वो कभी बुद्ध का वाहन हुआ करता था। बुजुर्ग की इतनी डिटेल जानकारी देखकर वुकोंग को शक होता है और वो उससे सवाल करने लगता है। आखिरकार बुजुर्ग अपनी असली पहचान बताता है। वो है ताबी, स्वर्गीय महल से आया एक दूत। ताबी को स्वर्ग से इसलिए भेजा गया है ताकि वो वुकोंग को माउंट सियो की खतरनाक सच्चाई से आगाह कर सके और उससे और उसके साथियों से मदद की गुहार कर सके। स्वर्ग अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये 3 दानव राजा इंसानों पर जुल्म ढाते रहे, और हालात और भी बिगड़ चुके हैं। 1000 दानवों की एक बड़ी सभा होने वाली है, जो इन दानवों को और ताकतवर बना देगी और इंसानी दुनिया में तबाही का सिलसिला और तेज हो जाएगा। मगर अफसोस की बात यह है कि स्वर्ग सीधे इसमें दखल नहीं दे सकता। सब जानने के बावजूद वुकोंग साफ मना कर देता है। उसका कहना है कि उसका असली मकसद सिर्फ एक है, तांग को बुद्ध के पवित्र ग्रंथ लाने की यात्रा में सुरक्षित पहुंचाना। जू, बेजी और वुजिंग भी वुकोंग की बात से सहमत होते हैं। जब ताबी तांग को मनाने की कोशिश करता है तो तांग साफ कहता है कि उसका दिल तो मदद करने को है, मगर उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो इन 3 दानवों का सामना कर सके। वो हमेशा वुकोंग की रक्षा पर निर्भर रहा है और इसलिए वो वुकोंग पर कोई नया बोझ नहीं डाल सकता। ये सुनकर ताबी स्वर्ग वापस लौट जाता है। उधर शिया शाह, जिसे पूरी उम्मीद थी कि वुकोंग उसकी मदद करेगा, अब मायूस हो जाती है। गांव को बचाने के लिए वो वुकोंग के सामने घुटनों पर बैठ जाती है और उससे मदद की भीख मांगती है। वुकोंग इस हालत में बहुत ही उलझन में आ जाता है, क्योंकि अब पूरा गांव उसके सामने खड़ा होकर उससे मदद की गुहार लगा रहा होता है। इसी बीच दूसरी तरफ सिंह दानव अपनी गुफा में वापस पहुंचता है और सफेद हाथी दानव को तांग के आगमन की खबर देता है। और तभी अपने सफर के दौरान वुजिंग एक और नई बात सामने लाता है। कभी स्वर्गीय महल में रहने वाले वुजिंग को एक अफवाह याद आती है कि देवताओं ने कभी ये योजना बनाई थी कि राक्षसों के लिए एक अलग इलाका तय किया जाए, ताकि इंसानों और राक्षसों के बीच टकराव कम हो सके। अब की हालत देखते हुए वुजिंग को शक है कि शायद माउंट सियो ही वो जगह हो सकती है, लेकिन जू बेजी की सोच कुछ और है। उसका मानना है कि इतने सारे राक्षसों को एक जगह इकट्ठा करना सिर्फ एक योजना हो सकती है, शायद स्वर्गीय महल पर हमला करने की, ठीक वैसे ही जैसे कभी वुकोंग ने खुद किया था। तांग इस पर कोई फैसला नहीं करता और कहता है कि उसका निर्णय उसके तीनों शिष्यों पर निर्भर है। इसी दौरान शिया शाह दरवाजे पर आकर ऐलान करती है कि वो खुद तीनों दानव राजाओं की गुफा में जाकर कैद किए गए गांव वालों को छुड़ाने जाएगी। अगर वो वापस न लौटी तो वो सिर्फ इतना चाहती है कि तांग और उसके साथी बाकी बचे गांव वालों की सुरक्षा पर विचार करे। शिया शाह की हिम्मत देखकर वुकोंग आखिरकार राजी हो जाता है मदद करने के लिए और जू बेजी को भी अपने साथ ले लेता है। अगली सुबह शिया, वुकोंग और जू बेजी सिंह दानव की गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। अंदर जाने से पहले वो देखते हैं कि कुछ राक्षस इंसानों को अंदर ले जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य है उन्हें खा जाना। ये देखकर वुकोंग प्लान बदल देता है। अब वो तीनों राक्षसों के भेष में 1000 राक्षसों की सभा में शामिल होने का नाटक करते हैं।
जब वो सभा में घुसने की कोशिश करते हैं तो राक्षसों के लीडर बुआ को शिया से आती इंसानी महक पर शक हो जाता है, मगर वुकोंग जल्दी से काम चलाने के लिए जादू से शिया के लिए एक नकली पूंछ बना देता है। अब जब बुआ को यकीन हो जाता है तो वो तीनों को गुफा के अंदर ले जाता है जहाँ तीनों दानव राजा रहते हैं। अंदर राक्षस इंसानों को उनके काले अंजाम के लिए तैयार कर रहे होते हैं। इसी बीच वुकोंग अपने साथियों जू बेइजी और शिया को इशारा करता है कि वो राक्षसों में मिल जाएं और सही वक्त का इंतजार करें। जब बाकी सभी राक्षस आगे बढ़ जाते हैं तब वुकोंग ऐलान करता है कि वो तीनों दानव राजाओं के लिए कुछ तोहफे लेकर आया है और बुआ को भी हिस्सा देने का वादा करता है। तोहफों की बात सुनकर बुआ बेहद खुश होकर वुकोंग को दानव राजाओं के पास ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही वुकोंग चालाकी से बुआ को बेहोश कर देता है। उधर जू बेइजी और शिया शाह उन इंसानों की कैदगाह तक पहुंच जाते हैं। कैदियों की हालत देखकर शिया का दिल पिघल जाता है और वो तुरंत ही वहां के पहरेदार राक्षसों पर हमला कर देती है। दूसरी ओर सिंह दानव सफेद हाथी दानव को वुकोंग की ताकत के बारे में आगाह करता है। दोनों सोचते हैं कि वुकोंग को हराने के लिए अगर वो तांग को खा जाएं तो उन्हें ऐसी शक्ति मिल जाएगी जो वुकोंग को भी पछाड़ दे। इसी दौरान अचानक बेहोश बुआ वापस आ जाता है और दानव राजाओं को बताता है कि वुकोंग गुफा में घुस आया है। वो वुकोंग की ताकत और उसके पुराने कारनामों का जिक्र करते हुए सबको चेतावनी देता है। उधर कैदियों के पास पहरेदार राक्षसों को हराने के बाद शिया अब अंदर कैद इंसानों को ढूंढने लगती है। गुस्से से भरा हुआ था लेकिन फिर भी खुद पर काबू रखता है। वो जानता है कि एक युद्ध अभी सही वक्त नहीं है। शिया इस बीच कैदियों में अपनी बड़ी बहन को ढूंढ रही होती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। तभी राक्षसों की एक और टुकड़ी वहां आ पहुंचती है। खतरे को भांपते हुए शिया जल्दी से गांव वालों को आजाद करती है और उसी वक्त जू बेइजी नए आए राक्षसों से भिड़ जाता है। उधर वुकोंग का भेष अब सबके सामने आ चुका होता है और वो सीधे सिंह दानव और सफेद हाथी दानव से लड़ाई में उलझ जाता है। जैसे जैसे युद्ध तेज होता है जू बेइजी राक्षसी सेना को हराकर वहां आ जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए सफेद हाथी दानव एक जबरदस्त हमला करता है और फिर सिंह दानव अचानक वुकोंग और जू बेइजी दोनों को निगल जाता है। लेकिन जैसे ही वुकोंग सिंह दानव के पेट के अंदर पहुंचता है वो अंदर से हमला करता है जिससे सिंह दानव को भयंकर दर्द होता है। असहाय और पीड़ा में डूबा सिंह दानव वुकोंग से रहम की भीख मांगता है। वो वादा करता है कि अब से उसके सभी राक्षस इंसानों पर हमला नहीं करेंगे। वुकोंग को भरोसा दिलाने के लिए सिंह दानव ये भी कसम खाता है कि अगर उसने अपना वादा तोड़ा तो उसे आसमान से बिजली गिरकर मारेगी। साथ ही वो सभी कैदियों को छोड़ने का भी प्रण करता है। वुकोंग को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और वो सिंह दानव के पेट से बाहर आ जाता है। अगली सुबह जैसा वादा किया गया था सिंह दानव और सफेद हाथी दानव सभी गांव वालों को आजाद कर देते हैं। लेकिन जब शिया की बड़ी बहन की बात आती है तो सफेद हाथी दानव मानता है कि उसे कभी पकड़ा ही नहीं गया। शिकार के दौरान वो हाथ से निकल गई थी। अब जब सब गांव वापस लौट रहे होते हैं तभी गोल्डन ईगल दानव को वुकोंग की मौजूदगी का पता चलता है। उस रात गांव में बचे लोगों की आजादी का जश्न मनाया जाता है। लेकिन उसी वक्त एक गांव वाला खबर लाता है कि दो राक्षस गांव में आए हैं। वो दो राक्षस होते हैं सफेद हाथी दानव और सिंह दानव जो वुकोंग को माउंट सियो आने का न्योता देने आए हैं। वो उसे गोल्डन ईगल दानव से मिलवाना चाहते हैं जो हाल ही में वहां पहुंचा है। बताया जाता है कि वह दानव वुकोंग की बहुत इज्जत करता है और उसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता है। लेकिन इस न्योते पर जू बेइजी वुजिंग और टांग कोई भी भरोसा नहीं करता। फिर भी वुकोंग को अपने आप पर पूरा भरोसा है। वो जानता है कि अगर ये जाल भी हुआ तो वो उसे भी संभाल सकता है। इसलिए वुकोंग सिंह दानव और सफेद हाथी दानव के साथ माउंट सियो की ओर रवाना हो जाता है। वहां पहुंचकर उसकी मुलाकात होती है गोल्डन ईगल दानव से जो उसे बेहद गर्मजोशी से स्वागत करता है। लेकिन थोड़ी ही देर में माहौल बदल जाता है। गोल्डन ईगल दानव वुकोंग को उकसाने लगता है और कहता है कि इतना ताकतवर होने के बावजूद वुकोंग एक सोने के बंधन गोल्डन सर्कुलेट से बंधा हुआ है। वो दावा करता है कि वुकोंग कभी गलत नहीं था बल्कि बुद्ध ने उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। गोल्डन ईगल दानव ये सवाल भी उठाता है कि आखिर देवताओं को किस हक से इंसानों और राक्षसों दोनों पर राज करने का अधिकार है। इस बार वुकोंग भी उसकी कुछ बातों से सहमत होता है लेकिन वो ये भी साफ करता है कि उसने कभी मासूमों को नुकसान नहीं पहुंचाया और उसका बंधन गोल्डन सर्कुलेट उसे याद दिलाता है कि ताकत जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल होनी चाहिए। ये सुनकर गोल्डन ईगल दानव हंसता है और वुकोंग को देवताओं का पालतू कुत्ता कहकर ताना मारता है। ये अपमान माहौल को बेहद तनावपूर्ण बना देता है और ऐसा लगता है कि एक और युद्ध शुरू होने ही वाला है। मगर तभी सिंह दानव बीच में आकर हालात को संभालता है। लेकिन गुस्से से भरा गोल्डन ईगल दानव वहां से तूफान की तरह निकल जाता है। उधर वुकोंग भी अंदर से बुरी तरह भड़क चुका होता है। अपनों की बर्बादी। गोल्डन ईगल दानव की योजना थी कि वह तांग को तब तक मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़े जब तक वह खुद को बलिदान देने के लिए तैयार न हो जाए। तभी वो शक्ति प्राप्त कर सकता था जिसकी उसे तलाश थी, असीम शक्ति। उधर वुकोंग गांव लौटता है तो उसका दिल टूट जाता है। कई गांव वाले मारे जा चुके थे और बाकी गहरे जख्मी थे। जब वुकोंग ने पूछा कि ये सब किसने किया तो शिया ने बताया गोल्डन ईगल दानव ने अचानक हमला कर दिया था। अपने नुकीले पंखों से उसने कई लोगों को घायल किया और उसके बाद तांग जू बेइजी और वुजिंग को उठा ले गया। अब जबकि जू बेइजी और वुजिंग कैद हो चुके थे, जू बेइजी वक्त खरीदने की कोशिश करता है। उसे उम्मीद थी कि वुकोंग उन्हें बचाने
बचाने जरूर आएगा। लेकिन तभी सफेद हाथी दानव जो कैदियों की निगरानी कर रहा था बिना समय गवाए तांग को निगल जाता है। वुकोंग गुस्से में पागल होकर फिर से माउंट सियाओ की ओर भागता है, लेकिन वहाँ कोई भी दानव राजा नहीं होता, सिर्फ बुआ मिलता है। कोई और रास्ता न देखकर वुकोंग तुरंत बुआ से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि तीनों दानव राजा अब सियो सिटी जा चुके हैं। अब वुकोंग और शिया तुरंत सियो सिटी की ओर रवाना होते हैं। वहाँ पहुंचकर वुकोंग कुछ राक्षसों की बातचीत सुनता है, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि सफेद हाथी दानव तांग के मांस को बाकी राक्षसों के साथ बांटेगा। वुकोंग तुरंत सामने आता है और राक्षसों से पूछता है कि उसके साथियों को कहाँ रखा गया है। इसी बीच शिया भी कैदगाह तक पहुंच जाती है और आखिरकार उसे अपनी बड़ी बहन मिल जाती है, जो जीवित होती है लेकिन बहुत कमजोर। उधर वुकोंग जू बेइजी और वुजिंग को बचा लेता है ठीक उस वक्त जब उन्हें जिंदा भाप में पकाया जा रहा होता है। मगर राहत के इस पल में भी वुकोंग को एक दिल तोड़ देने वाली खबर मिलती है। तांग को सफेद हाथी दानव पहले ही निगल चुका है। ये सुनकर जू बेइजी का गुस्सा फूट पड़ता है और वो वुकोंग को तांग की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराता है। उसका कहना होता है कि वुकोंग का घमंड ही सब कुछ ले डूबा। वुकोंग जो खुद को निर्दोष मानता है, उल्टा जू बेइजी और वुजिंग को दोष देने लगता है कि वो तांग की रक्षा नहीं कर सके। तीनों भाइयों के बीच एक जबरदस्त बहस शुरू हो जाती है। वुजिंग जो हमेशा शांत रहता था, इस बार खुद भी गुस्से में आ जाता है। उसे ये मंजूर नहीं कि वुकोंग दूसरों पर आरोप लगाए। वह मानता है कि वुकोंग को हमेशा लगता है कि वो सबसे ताकतवर है, लेकिन ये घमंड अब सब कुछ तबाह कर चुका है। धीरे धीरे तीनों भाइयों के बीच की दोस्ती में दरारें पड़ने लगती हैं। जब वुजिंग जू बेइजी के पीछे जाता है तो जू उसे ठुकरा देता है और कहता है हम अब भाई नहीं रहे। उधर सिंह दानव जिसने दरअसल तांग को कैद किया था, अब गोल्डन ईगल दानव से कहता है कि वो तांग को तुरंत खा जाए। लेकिन गोल्डन ईगल दानव जानता है कि तांग एक आम इंसान नहीं है, वो बुद्ध का दूत है और उसकी असली शक्ति तभी मिल सकती है जब तांग स्वेच्छा से खुद को बलिदान दे। इसीलिए वह तांग को जिंदा रखता है और उसे धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश करता है, ताकि एक दिन वो खुद कहे मैं खुद को अर्पित करता हूँ। तांग ने अपनी जीवन की बलि देने का निर्णय लिया। जैसे ही तांग ने यह निर्णय लिया, उसकी आत्मा जैसे एक नई ताकत से भर उठी और वह गोल्डन ईगल दानव के जादू से मुक्त हो गया। तांग का यह कदम सिर्फ उसकी आत्मसमर्पण का नहीं, बल्कि उसकी सच्ची शक्ति का प्रतीक था। उधर वुकोंग की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और गोल्डन ईगल दानव के जादू से वह पूरी तरह से बंध चुका था। जू बेइजी और वुजिंग की सहायता से वुकोंग ने अपनी स्थिति को संभाला और गोल्डन ईगल दानव के साथ अपनी आखिरी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। तांग जो अब एक नए रूप में था, गोल्डन ईगल दानव से लड़ने के लिए वापस लौटा और इस बार वह पूरी तरह से नियंत्रण में था। दोनों दानवों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया और गोल्डन ईगल दानव ने खुद को अधिक शक्तिशाली महसूस किया, क्योंकि उसे लगा था कि अब वह तांग के बलिदान के बाद अजय हो चुका है। लेकिन यह तांग का अंतिम बलिदान था, जो वुकोंग और उसके साथियों के लिए एक नई दिशा और ताकत का रास्ता खोलता है। वुकोंग और उसके साथियों ने मिलकर गोल्डन ईगल दानव को हराया और सारी बुरी शक्तियों को समाप्त किया। माउंट सियो को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और दानवों का वर्चस्व समाप्त हो गया। यह संघर्ष केवल वुकोंग के व्यक्तिगत संघर्ष का नहीं था, बल्कि यह एक नई पहचान और नई यात्रा की शुरुआत थी। वुकोंग ने महसूस किया कि अपने रास्ते पर चलते हुए हर कदम में आध्यात्मिक विकास और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। तांग का बलिदान और उसकी आध्यात्मिक शक्ति अब एक स्थायी उधार बनी, जो हर चुनौती का सामना करने के लिए उन्हें और उनके साथियों को हमेशा मार्गदर्शन देती रहेगी। गोल्डन ईगल दानव ने तांग को निगल लिया। यह दृश्य देखकर वुकोंग ने अपनी क्रोध की शक्ति का खुलासा किया और एक विशाल बंदर के रूप में बदल गया। इस नए रूप में वुकोंग ने आसानी से गोल्डन ईगल दानव को पराजित किया और तांग को दानव के पेट से बचा लिया। जैसे ही वुकोंग अंतिम हमला करने वाला था, बुद्ध प्रकट हुए और उसे रोक दिया। बुद्ध ने समझाया कि जो कुछ भी हुआ वह एक बड़ी नियति का हिस्सा था। ये परीक्षाएं तांग को पार करनी थी और बलिदान के माध्यम से उसने इस परीक्षा को पास किया। वहीं वुकोंग को जो सच्चे बुद्ध के गुण दिखाने का अवसर मिला, उसे पुरस्कार स्वरूप उसका सोने का सिरबंद हटा दिया गया। अब से बुद्ध ने आशा जताई कि वुकोंग अपने निर्णयों में घमंड या लापरवाही से काम नहीं करेगा। अब जब सारी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थीं, तांग और उसके साथियों ने अपने पश्चिम की यात्रा को फिर से जारी रखा और इस तरह कहानी का समापन हुआ। कहानी